Assalamu alaikum students. Today I am going to start analysis of variance, which is most important topic इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. ठीक है, डेफिनेशन हम इसकी देख लेते हैं कि ये जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस है और ये क्यों यूज़ होता है. ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो एक ऐसा स्टेटिस्टिकल टेस्ट है बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ वेरिएंसेस विद इन ऑल ग्रुप्स टू वेरिएंसेस बिटवीन ग्रुप्स. यानी कि हमारे पास ये बेस किस पे कर रहा होता है, टू वेरिएंसेस के कंपैरिजन पे. एक हमारे पास क्या है विद इन और दूसरा हमारे पास क्या है बिटवीन, कि उनके कंपैरिजन पे ये जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है अनोवा उस पे बेस कर रहा होता है. इट इज़ कंडक्टेड यूजिंग एफ टेस्ट बेस्ड ऑन एफ डिस्ट्रीब्यूशन. कि हमारे पास जो अनोवा है वो हम किस से कंडक्ट करेंगे, एफ डिस्ट्रीब्यूशन से. दिस इज़ hypothesis testing procedure that is used to evaluate मीन डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर ट्रीटमेंट्स. कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स इन्वॉल्व होंगे स्टडी में तो हम ये वाला जो प्रोसीजर है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का अनोवा वो हम यूज़ करेंगे. ठीक हो गया. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज़ यूज टू ऑफन इंटरप्रेट एक्सपेरिमेंटल डाटा. वो कहते हैं कि अनोवा जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो ज़्यादातर हम एक्सपेरिमेंटल डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक हो गया. अब वो कहता है कि जो टोटल वेरिएंस इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू बिटवीन ग्रुप वेरिएशन एंड विद इन ग्रुप वेरिएशन. कि वो कहता है कि जो हमारे पास टोटल वेरिएशन जो है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की वो ब्रेक डाउन हो जाती है फर्दर टू ग्रुप्स में. एक हमारे पास क्या है बिटवीन और दूसरी हमारे पास क्या है विद इन ग्रुप वेरिएशन. ठीक है. वो कहते हैं कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स जो हैं अगर हम उनको ऐड कर देंगे विद इन सम ऑफ स्क्वायर प्लस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर को तो हमारे पास बाद में वही चीज़ बन जाएगी जिसके आगे से फर्दर हमने टू पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था. ठीक हो गया. अब ये देखें, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो अनोवा डिस्ट्रीब्यूशन को या डिफरेंट हम डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हमने पढ़ी है और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं. उसमें हमारे पास कुछ प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए हम स्टेप बाय स्टेप अपना मेथड सॉल्व करते हैं. ठीक है. अब इसके प्रोसीजर में सबसे पहले देखें हमारे पास है स्टेप वन. स्टेप वन में वो क्या कहते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग है. कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या है कि पहले हम हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेंगे. ठीक है. उसमें हमारे पास क्या है नल हाइपोथेसिस और दूसरा हमारे पास क्या है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. वो आगे जब जाके हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन तो फिर आपको ज़्यादा फर्दर समझ आ जाएगी. सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसको कहते हैं, अल्फ़ा को. अल्फ़ा क्या है बेटा, हमारे पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में या तो गिवन होगा, अगर सम क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि वो हमें अल्फ़ा नहीं देते फिर हम क्या करेंगे 0.05 हमेशा जो है वो हम अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसको एज्यूम कर लेंगे. अगर हमें नहीं गिवन, अगर तो वो हमें गिवन है तो फिर तो हम वही वाला यूज़ करेंगे. ठीक हो गया. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स. टेस्ट स्टेटिस्टिक में हमें पता है कि अब डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है कि एस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर और एस विद इन सम ऑफ स्क्वायर. ठीक है. ऊपर हमारे पास बिटवीन है, नीचे हमारे पास क्या है विद इन है. तो इनको डिवाइड करके हमारे पास जो है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. ठीक हो गया. आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे हमने यूज़ करना. अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन में वो कहता है कि हैव टू डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है. टू डिग्री ऑफ फ्रीडम है. एक हमारे पास है V1 K-1, एक हमारे पास है V2 N-K. अब K क्या होता है और N-K क्या होता है, इसको हम कैसे निकालेंगे जब ये हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तब आपको ये फर्दर समझ आ जाएगा. ठीक हो गया. स्टेप 4 हमारे पास क्या है कैलकुलेशन कंप्यूटेशन. कि जो हमने सारी कैलकुलेशन करनी है, जो सम करने हैं, स्क्वायर्स लेने हैं, वो हम स्टेप नंबर 4 में करेंगे. उसके बाद जब हम कैलकुलेशंस कर लेंगे उसके बाद हमने जो बनाना है वो हमारे पास है क्रिटिकल रीजन. क्रिटिकल रीजन बनाने में हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ होगी और V1 V2 यानी कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने ऊपर देखी है ये वाली V1 और V2 उसको देख देख के हम जो है वो टेबल वैल्यू देखेंगे और कंपेयर करेंगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन से. कि जो हमारे पास जो हम कैलकुलेशन में जो हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे कि क्या वो क्रिटिकल रीजन में लाइक कर रही है या नहीं करी, उसकी वैल्यू क्या है, क्या होगा, वो सारा कुछ हम आगे जाके फर्दर इसको डिस्कस करेंगे. लास्ट में जो है वो हम कंक्लूड कर देते हैं अपने रिजल्ट्स को कि हम जो अपना नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन.
ठीक है। अब मैं आपको जो है वो एक क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, जिसके ज़रिए हम देखेंगे कि हमारा जो कैलकुलेशंस हैं, ये जो हमारा क्रिटिकल रीजन है, वो हम उसको क्रिएट कैसे करेंगे। अब बेटा इस क्वेश्चन को गौर से देखें। अब वो कहता है कि गिवन द data below, test the hypothesis, test that the means of the three populations are equal, let alpha is equal to 0.05। अब ये देखें अल्फ़ा की वैल्यू उसने हमें खुद ही क्वेश्चन में दे दी है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास थ्री सैम्पल्स गिवन है। पीछे हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा कि टू और मोर ट्रीटमेंट्स हमारे पास जो हैं वो गिवन होंगे इस प्रोसीजर में, इस एनोवा टेस्टिंग में। ठीक हो गया। अब सैंपल 1 गिवन है, सैंपल 2 गिवन है और सैंपल 3 गिवन है, यानी कि ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2 और ट्रीटमेंट 3 हमें जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हाइपोथेसिस बनाना था, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। एच नोट हमें पता है कि हम नल हाइपोथेसिस को इस डिनोट करते हैं। ठीक है। अब वो कहता है क्वेश्चन में ही कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन्स ऑफ थ्री पॉपुलेशंस आर इक्वल। खुद ही उसने हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना दी। ठीक हो गया कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन्स ऑफ द थ्री पॉपुलेशंस आर इक्वल। ठीक है। तो हमारा जो हाइपोथेसिस बनेगा वो क्या होगा कि म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3। ये आप सबको पता है कि मीन को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, म्यू से। ठीक है। अब ये एच नोट हमारे पास क्या बन गया, म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 इक्वल टू म्यू 3, कि हमारे पास तीनों पॉपुलेशंस की जो मीन्स हैं वो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है बेटा, ऑल्टरनेटिव नाम से ही जाहिर हो रहा है कि उसका जो है वो ऑल्टरनेटिव होगा, वो क्या है, H1। कि अगर एच नॉट में वो कह रहा है इक्वल है, तो H1 में वो क्या होगा, नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल, कि हमारे पास जो मीन्स हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक हो गया। अब हमारे पास स्टेप 2 आ जाता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या है, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। उसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है वो हम देख चुके हैं क्या है फार्मूला। आगे हम इसके आगे चलते हैं कैलकुलेशंस पे, कंप्यूटेशंस। अब इसमें देखें कि हमने क्या है, एक टेबल बना लेना है। ठीक है। अब एनोवा जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स को जो बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है। आप लोगों ने घबराना नहीं है। ठीक है। इसमें क्या है, सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है। बस आप लोगों ने अपनी टर्नैलियाँ नहीं मानी इसमें। ठीक है। अब ये देखें कि इसमें हमारे पास क्या है, सैम्पल 1 है, सैम्पल 1 है, सैम्पल 2 है, सैम्पल 3 है। ठीक है। सिंपली जो क्वेश्चन में हमें उन्होंने वैल्यूज़ गिवन दी हुई हैं वो हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है। ये देखें हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या गिवन थी, x1 की 40, 50, 60 और 65। एज इट इज़ सैम्पल 2 यानी कि ट्रीटमेंट 2 जो था उसकी वैल्यू हमें दी हुई थी 70, 65, 66, 50। एज इट इज़ हमने क्या कर लिया, x3 की वैल्यू लिख ली, सैम्पल 3 की वैल्यूज़ लिख ली। ठीक है। सिंपली हमने ये वैल्यूज़ लिखी हैं, उसके साथ ही एक छोटा सा आप कॉलम बना के जो है वो उसी वैल्यूज़ का एक्स का स्क्वायर ले लें। साथ में आपने स्क्वायर ले लिया, 40 का स्क्वायर ले लिया, हमारे पास आ गया 1600, 50 का 2500, 60 का हमारे पास आ गया 3600, 65 का 4225 आ गया। ठीक हो गया। x2 जो है एज इट इज़ उसका आप स्क्वायर ले लें, x3 की वैल्यूज़ का आप लोग सिंपली क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। ठीक हो गया। सिंपल सी बात है, इसको समझने की कोशिश करें कि आपने पहले सैम्पल 1, सैम्पल 2, सैम्पल 3 लिख लेना है, एक टेबल क्रिएट कर लेना आपने। ठीक है। सैम्पल 1 की जो आपको वैल्यूज़ गिवन है वो लिख के उसी का ही आपने साथ में क्या करना है, उसका स्क्वायर लेते जाना। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों ने बेटा क्या करना है कि आपने ये जो हमारे पास ये T.J लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रीटमेंट का सम है। अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रीटमेंट 1 है, ये ट्रीटमेंट 2 है और ये हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट 3 है। अब ये देखें ट्रीटमेंट का ये वाला जो हमारे पास ट्रीटमेंट की वैल्यूज़ गिवन है उसका हमने सिंपली क्या ले लिया, सम ले लिया। अब आप 40, 50, 60, 65 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 215। एज इट इज़ आप इसको ऐड करें 251 बन जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 185 बन गया। अब ये तो हमने कर लिया रो वाइज। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब हम इसको जो है वो रो वाइज, सॉरी पहले हमने कॉलम वाइज किया था, अब हम इसको क्या करेंगे, रो वाइज जो हमारे पास ट्रीटमेंट की वैल्यूज़ हैं, जैसे 40, ये 70 और ये 45, इसको ऐड किए तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ जो टोटल में लिखी हुई हैं, ये हमने इसको रो वाइज कैलकुलेट कर लिया सम। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट के सम को हमने रो वाइज कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गया। अब आप ये देखें नेक्स्ट
में चीज़ जो आप लोगों ने आपने चेक करनी है वो ये है कि ये वाली जो इन वैल्यूज़ का जब आप सम ले लेंगे, जो आपने ट्रीटमेंट का सम किया था, फर्दर जो 215, 251, 185 को सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 651। ठीक हो गया। अगर आप इसको चेक करने के लिए देखें तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है, ये जो टोटल हमने रो वाइज किया था, सॉरी कॉलम वाइज, रो वाइज जो किया था, उसकी हमारे पास जो है वो 651 आंसर ही आएगा। मीन्स के रो वाइज करें या कॉलम वाइज करें, हमारे पास आंसर जो है वो 651 ही आएगा। ऑल राइट। उसके बाद हमने बेटा क्या करना है, हमने जो ट्रीटमेंट का सम लिया है उसका सिंपली हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना। ठीक हो गया। 215 का स्क्वायर लेंगे तो ये 46225 आ जाएगा। 251 का स्क्वायर ले लेंगे तो 63001 आ जाएगा। 185 का ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इससे जो फर्दर, अभी ये कैलकुलेशन इसकी ख़त्म नहीं है, अभी हमने मज़ीद इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, वो हम नेक्स्ट टेबल में चलते हैं। ये देखें, अब ये हमारे पास कंप्लीट कैलकुलेशंस है हमारे पास। अब ये देखें हमारे पास ये यहाँ तक तो हमें समझ आ गई थी कि क्या है। अब ये देखें बेटा, ये लिखा हुआ है सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है सम ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब फ़र्क इसमें क्या है कि ये हमारे पास क्या है, रो वाइज है, और ये हमारे पास क्या है, रो वाइज है, और ये हमारे पास क्या है, कॉलम वाइज है। ठीक हो गया। यानी कि रो वाइज हमने इस तरह से हमने ले लेने हैं, ठीक है, और कॉलम वाइज जो है वो हमने इस तरह से हमने इनको सॉल्व किया हुआ है। अब सॉल्व कैसे किया हुआ है, ये देखें कि ये जो 11925 आया है, ये वाली जो वैल्यू, ये कैसी है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर ले लेना। तो जो हमने एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया था उनको सम ले लेना, उनका सम कर लेना। ठीक हो गया। एज इट इज़ x2 की जो वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर लिया था उसको सम कर लें। फिर जो x3 की वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर लिया था उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक हो गया। अब ये तो हमने कर लिया कॉलम वाइज। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, एज इट इज़ आपने जो है वो रो वाइज इनको कैलकुलेट कर लेना है, इनका सम ले लेना है। 1600, 4900, 2025 का सम लेंगे तो 8525 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपली एज इट इज़ बाकी इन सब की वैल्यूज़ का भी ऐसे सम ले लेंगे। ठीक है। एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें बेटा, हमने जो चीज़, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि जब हम इसको रो वाइज कैलकुलेट किए, जो उसका जो हमारे पास आंसर आया 36739, और जो हमने कॉलम वाइज किया था उसके जो आंसर आए हैं और उनको हमने जो सम किया है, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल होने चाहिए। अब आपका क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है और आपसे कोई मिस्टेक हो गई और आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं आ रहा, तो आपको फ़ौरन ही पता चल जाएगा कि आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन में, कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है। तो ये चेकिंग पर्पस के लिए क्या है कि क्या हमारी जो कैलकुलेशन है वो ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है। तो आपने ये देख लेना है कि जो सम ऑफ स्क्वायर रो वाइज था और जो सम ऑफ स्क्वायर कॉलम वाइज था वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर तो इक्वल है तो फिर हम क्या करेंगे, अपने फर्दर स्टेप्स की तरफ चले जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये टेबल आई होप सो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ। अब हमारे पास जो है वो है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है कुरेक्शन फैक्टर। कुरेक्शन फैक्टर का पर्पस क्या होता है बेटा कि इफ़ यू हैव एनी मिस्टेक्स इन द डाटा, कि अगर आपके पास डाटा में कोई मिस्टेक हो रही है या एरर आ रहा है तो वो करेक्शन फैक्टर लेने से वो ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया। ये इसका पर्पस होता है। अब करेक्शन फैक्टर का एक फार्मूला होता है t² डिवाइडिंग बाय n। ठीक हो गया। t² तो हमारे पास ट्रीटमेंट जो होगा उसका स्क्वायर ले लेंगे। ट्रीटमेंट की वैल्यू जो हमने सम की थी ट्रीटमेंट को, उसकी वैल्यू आई थी 651, उसका स्क्वायर लेंगे। और नीचे हमारे पास n कैसे आ गया, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी वो 12 थी। 12 कैसे थी, हमारे पास 3 सैम्पल्स थे और 3 सैम्पल्स में हमारे पास हर सैम्पल में कितनी कितनी 4 वैल्यूज़ थी, 4 वैल्यूज़ थी। अब उन 4 वैल्यूज़, 3 सैम्पल्स थे, 4 हमारे पास वो थी, तो हमारे पास ये देखें, इसको ज़रा दोबारा से आप क्वेश्चन को देखें। अब ये देखें हमारे पास क्या है, 3 सैम्पल्स हैं और हर सैम्पल में, हर ट्रीटमेंट में 4 वैल्यूज़ हैं। अब 4 करें तो ये हमारे पास 12 वैल्यूज़ बनती हैं। ठीक हो गया। तो n हमारे पास क्या बनेगा, 12। n हमारे पास 12 बन गया। अब सिंपली उसको हमने 651 का स्क्वायर लेंगे और 12 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया,
ये वाली करेक्शन फैक्टर की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। अब करेक्शन फैक्टर निकालिए, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स और बिटवीन विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स हमने फाइंड करने हैं। अब हमारे पास क्या है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। टोटल सम ऑफ स्क्वायर में क्या चीज़ है बेटा, वो कहता है सम ऑफ आई सम ऑफ जे एक्स स्क्वायर डो आई जे का मतलब क्या है कि जो हमने रो वाइज और कॉलम वाइज जो हमने सम ऑफ एक्स स्क्वायर लिया था वो वाली वैल्यू जो है जो हमारी इक्वल आई थी वो हमने लेनी है, और माइनस करेक्शन फैक्टर की जो वैल्यू उसमें से माइनस कर देना। ठीक हो गया। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 1422.25, ये हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ऑल राइट, अब देखें इसके बाद हमारे पास क्या है, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है कि सम ऑफ टी स्क्वायर, सम ऑफ टी स्क्वायर को डिवाइड करना है हमने आर से, हमने क्या करना है आर से डिवाइड करना है। आर से डिवाइड करने के बाद हमने माइनस कर देनी है वैल्यूज़ को करेक्शन फैक्टर्स में से। अब हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आर जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, अब हमें एन का पता चल गया, हमें सारी चीज़ों का पता चल गया, हमें आर का पता नहीं चला कि व्हाट इज़ आर और ये कहाँ से आया। आर हमारे पास क्या है बेटा कि आपके पास कितने सैंपल्स थे, 3 सैंपल्स थे। ऑल राइट, आपके पास 3 सैंपल्स थे, मतलब और एवरी सैंपल्स हैव 4 वैल्यूज़। हर सैंपल्स की कितनी वैल्यूज़ थी, 4 वैल्यूज़ थी। तो हर सैंपल की इंडिविजुअली हमने देखनी है, तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। इंडिविजुअली जो है वो आर की जो हमारे पास जो सैंपल्स थे इंडिविजुअली हर सैंपल की 4 वैल्यूज़ थी, तो वो हमारे पास क्या है, आर है। तो इसलिए हमने ले लिया आर इज़ इक्वल टू 4। ऑल राइट, अब हमारे पास ये जो 1 4 3 4 5 1 जो है वैल्यू सम ऑफ टी स्क्वायर की, ये कहाँ से आई है, ये ज़रा हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। अब ये देखें, अब ये यहाँ पे जो ट्रीटमेंट ऑफ स्क्वायर जो हमने लिया हुआ है, ट्रीटमेंट की वैल्यू का जो सम लिया था, फिर उसको जो हम स्क्वायर लेते गए थे उनका जो सम आया हुआ है वो हमने लेना। टी स्क्वायर है ना वहाँ पे, टी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय आर, तो हमारे पास टी स्क्वायर क्या है, ये वाली वैल्यू है। ऑल राइट, 1 4 3 4 5 1, ऊपर देखें वहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, 1 4 3 4 5 1, डिवाइडिंग बाय 4 माइनस करेक्शन फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी जो भी हमें ऊपर हमने फाइंड की थी। ठीक हो गया, इसको डिवाइड करेंगे पहले और जो आंसर आएगा उसमें से हमने करेक्शन फैक्टर की वैल्यू को माइनस कर देना, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। अब हमने जो है वो टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाली और बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर निकाली। अब जो हमारे पास जो फर्दर चीज़ है वो हमारे पास है विद इन सम ऑफ स्क्वायर। जब ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं तो हमारे पास विद इन सम ऑफ स्क्वायर निकालना बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी है। कैसे ईजी है बेटा, ये देखें कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, विद इन सम ऑफ स्क्वायर, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को जब हम ऐड करेंगे तो दोबारा वो क्या बन जाएगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, विद इन सम ऑफ स्क्वायर। तो विद इन सम ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमने विद इन सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम इस वाली चीज़ को उधर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। एज इट इज़ हमने यहाँ पे किया। ठीक हो गया, अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमारी ऊपर जो हमने वैल्यू निकाली थी उसका आंसर आ जाएगा और बिटवीन हमने जो भी निकाली वो आ जाएगी, तो हमारे पास ये विद इन सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो वैल्यूज़ थी हमारे पास जो सम ऑफ स्क्वायर्स थे वो हमने फाइंड कर ली। अब हमने जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है, टेबल में जाके वैल्यूज़ को पुट करके एवेलुएट करके हमने अनोवा टेबल में वैल्यूज़ दोबारा से देखनी है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हम अनोवा टेबल बनाएंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे जो जो हमने अभी सम ऑफ स्क्वायर्स जो हमने फाइंड किए हैं बिटवीन और विद इन स्क्वायर। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास बेटा क्या है, अनोवा टेबल। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें हमारे पास सबसे पहला जो कॉलम बनेगा वो है सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन क्या है, वही बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, विद इन सम ऑफ स्क्वायर। ठीक हो गया, दूसरा टेबल जो बनेगा वो हमारे पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता है कि पहले हमारे पास क्या थी, k-1, दूसरी हमारे पास क्या थी, n-k। थर्ड टेबल कॉलम जो बनेगा वो है हमारे पास है सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है, वही जो है बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर और विद इन सम ऑफ स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके आगे जो हमारे पास जो
कॉलम आ रहा है वो हमारे पास है मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर क्या है? मीन का मतलब ये होता है कि हमने टोटल को डिवाइड कर देना होता है नंबर ऑफ, ठीक है, इस तरह से। तो हमने क्या करना है कि जो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स थे उनको डिवाइड करते जाना है उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ठीक हो गया। अब ये देखें 546.00 डिवाइडिंग बाई 2, यही वाली वैल्यू को डिवाइड कर दिया किस पे? 2 पे। एज इट इज़ हमने क्या किया कि जो सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू ये वाली आई हुई है विद इन में, उसको डिवाइड कर दिया है 9 पे। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू कैलकुलेट होगी। ऑल राइट, ये हमारे पास क्या है? मीन स्क्वायर्स। इसके बाद देखें बेटा इसके बाद हमारे पास क्या है? कंप्यूटेड एफ, यानी कि अब हमने बेसिकली इसका बनाने का पर्पस क्या था एनोवा टेबल, कि हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एफ वैल्यू को कैलकुलेट करना था बेसिकली। अब ये एफ वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी? अब ये देखें एफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी बेटा, कि जो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आई है इसको ऊपर रखेंगे, विद इन को नीचे रखेंगे। कैसे? अब आपको जो फार्मूला है अगर वो आपको याद हो तो ऊपर क्या था? बिटवीन, और नीचे क्या था? ठीक हो गया। नीचे हमारे पास क्या था? विद इन था, और ऊपर हमारे पास क्या था? बिटवीन था। वही वाली वैल्यूज़ हैं, दोनों निकाली हमने। ऊपर हमने वैल्यू जो है बिटवीन की पुट कर दी, नीचे हमने पुट कर दी विद इन की। उनको डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.80। ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू, एक बात जो है वो के की वैल्यू हमने डिस्कस नहीं की कि के की वैल्यू क्या होगी। के हमारे पास क्या है बेटा? सैम्पल्स कितने थे हमारे पास? 3। तो बेसिकली के हमारे पास क्या है? वो नंबर ऑफ सैम्पल्स या नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स होंगे, वो हमारे पास क्या? 3 थे। तो ये k-1, 3-1 किया तो 2 आ गया। इस इज एज इट इज़ n-k, यानी कि n कितने थे? 12। 12 - 3 किया तो हमारे पास 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। अनोवा टेबल बन गया। अब हमने क्या करना है बेटा? ये हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। टेबल वैल्यू देखने के लिए पहले हम बना लेते हैं क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन हमने कैसे बनाना है बेटा? ये देखें, एफ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एफ, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है? अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू हमने लिख दी है 0.05। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज़ आ जाती हैं, यानी कि 2 और 9। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि हमारे पास जो टेबल वैल्यू है क्रिटिकल रीजन में वो है 4.26। अब हमने ये देखना है कि टेबल में जाके हमने वैल्यू कैसे देखनी है। ये हमारे पास क्या है? टेबल है। अब ये देखें बेटा, ये हमारे पास क्या है? V1। यहाँ पे V1 की वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पे V2 की वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है। V1 हमारे पास क्या था? 2। और V2 V1 हमारे पास क्या था? 2। और V2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 9। अब ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है? 4.26। यानी कि V1 के कॉलम में देखें और V2 की रो में देखें तो 4.26 वैल्यू जो है वो हमारे पास टेबल वैल्यू आ रही है किसकी? एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल राइट, आई होप कि आपको टेबल में वैल्यू जो है वो देखना आ गई है। अब हम चलते हैं जी, हमारे पास जो कंक्लूजन है। अब हमने ये जो पूरा प्रोसीजर किया है, जो लास्ट स्टेप है वो कंक्लूजन है। अब हमने रिजल्ट्स बनाने हैं कि हमारे पास जो एनोवा, जो हमने पूरा सॉल्यूशन हमने किए हैं वो एक्सेप्ट हो रहा है हाइपोथेसिस या रिजेक्ट हो रहा है। अब ये हमने यहाँ पे उसके डायग्राम क्रिएट कर लिए। ठीक है। अब ये देखें बेटा, ये हमारे पास टू टेल्ड था, क्योंकि ऊपर जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था वो इक्वालिटी की बेस पे था। तो जब हम इक्वालिटी की बेस पे बनाते हैं, जब इक्वल के साइन हम यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस में, नल हाइपोथेसिस में, तो हम टू टेल्ड, ये डायग्राम जो है वो टू टेल्ड बनाते हैं। टू टेल्ड का मतलब क्या है? कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं। ये आपको पता है कि ये वाली जो चीज़ है, इस तरफ जो है वो नेगेटिव साइन, नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं इस तरफ, और इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, और ये टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और ये जो है वो टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है। इस तरफ जो है वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, इस तरफ हमारे पास जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें, डायग्राम को गौर से देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस रीजन। अगर वैल्यू जो है वो हमारे पास इधर इधर लाइक कर जाती है, यानी कि ये एक्सेप्टेंस रीजन है। और अगर वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वैल्यू वो 4.26 से फर्दर, यानी कि 4.56 या 5 पॉइंट समथिंग या 4.26 से बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो वो यहाँ पे लाई करेगी, ज़ाहिर सी बात है। ठीक हो गया। और हमने ये देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो हम इधर देखेंगे, नेगेटिव है तो हम इधर देखेंगे। ठीक हो गया। इधर लाई करेगी तो वो हम कहेंगे कि ये रिजेक्शन रीजन है। यहाँ पे वैल्यू आएगी तो हम उसको रिजेक्ट कर दें, अगर यहाँ पे वैल्यू लाई करे होगी तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
अब हमने देखना है कि जो हमारी वैल्यूज़ थी वो क्या थी। ठीक है, अब अगर हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू देखें एफ़ की, तो वो क्या थी 2.80। ठीक हो गया, वो क्या थी 2.80। और हमारे पास जो टेबुलेटेड वैल्यू है, जो टेबल वैल्यू हमने देखी है अभी, वो हमारे पास 4.26 है। ठीक हो गया। अब ये देखें बेटा, अब ज़रा गौर से देखें कि हमारे पास यहाँ पे मैंने डॉट लगाया हुआ है, यहाँ पे यानी कि 2.80 वैल्यू जो है वो हमारे पास लाई कर रही है। तो हमारे पास जो, इसको देखें, द वैल्यू ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन। एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करी ना, क्योंकि 4.26 से छोटी वैल्यू है ये, तो फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट दैट मीन्स और इक्वल, के जो हमने ऊपर हमारी स्टेटमेंट्स थी कि पॉपुलेशन मीन्स जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, तो हमारे पास ये कंक्लूड हो गया। ठीक हो गया, ये सिंपल सा हमारे पास अनोवा टेबल था। अनोवा डिस्ट्रीब्यूशन को आज हमने, एनालिसिस वेरिएंस को आज हमने डिस्कस किया। आई होप यू गाइस, आपको जो है वो लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको इसमें इशू है, अभी भी आपको कोई बात जो है वो आपकी क्लियर नहीं हुई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होप सो कि आपको अच्छे से लेक्चर समझ आ गई है। ऑल द बेस्ट। अल्लाह ने के बान, अल्लाह की अमान। थैंक यू सो मच।